हेलो, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। जी हाँ, ठीक पड़ा आपने, फिर लौटा कोरोना, क्योंकि इस वक्त देश के अंदर कोरोना की सुगबुगाहट एक बार फिर से शुरू हो गई। केसेस आ रहे हैं, इनफैक्ट डेथ भी रिपोर्ट की गई है। हालांकि डेथ कोमॉर्बिडिटी यानी जिन लोगों को पहले से कोई ऐसा असाध्य रोग है या कोई और तकलीफ है, उनकी केसेस में आई है, लेकिन कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसमें कोई गलत या छुपी हुई बात नहीं है। अब ये है कि ये कितना खतरनाक है। ये क्या एक आम कोरोना है, या मतलब सर्दी खांसी बुखार जैसी बात है, या फिर इससे डरने की ज़रूरत है? नए वेरिएंट्स आए हैं, लेकिन वो वेरिएंट्स कितने खतरनाक हैं? पुराने स्ट्रेन का क्या काम है? क्या फिर से वैक्सीन लेने की ज़रूरत है? बहुत सारी बातें होंगी जो मन में अब आएंगी। इनफैक्ट सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी, खासतौर पे साउथ ईस्ट एशिया में कोरोना के केसेस में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। आइए कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बता देता हूं ताज़ा, फिर इस पर बातचीत करते हैं। इस वक्त कोरोना की क्या स्थिति देखिए, 26 मई तक की अगर हम बात करें, 1000 से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। और आप जानते हैं कि अगर 1000 केसेस आए हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पर आपने अभी तक या तो टेस्ट नहीं कराया है या आपके लक्षण नहीं दिखे, वो कोरोना के साथ एक चीज़ रहती है। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस है। ध्यान रखिए, ये वही राज्य हैं जिनमें जब हम प्रॉपर कोविड से गुजर रहे थे सबसे ज़्यादा केसेस आते थे। केरल से, महाराष्ट्र से, दिल्ली का भी नंबर लगता था, फिर वहीं पर तेज़ी से संख्या बढ़ी है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी केसेस पाए गए हैं। इसके अलावा यूपी, पश्चिम बंगाल में भी ज़्यादा केसेस हैं। इसका मतलब है कि अब मेजॉरिटी ऑफ राज्यों में ये धीरे धीरे अपना सिर उठा रहा है। बड़े शहरों में केस में हल्की तेज़ी देखी गई है। डेफिनेटली वहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रांग होता है, टेस्टिंग ज़्यादा होती है, इसलिए बड़े शहरों पर आपको तादाद यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है और वहाँ से ट्रैवल भी काफ़ी होता है। ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट पाए गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ओमिक्रॉन वही वेरिएंट है जिसने पिछली बार भी काफ़ी हल्ला मचाया था, लेकिन अब उसके 2 नए वेरिएंट आए हैं। कौन कौन से वेरिएंट हैं? NB1.8.1 और LF.7, ये 2 नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आए हैं। अब ये किस लेवल के वेरिएंट हैं? तो फिलहाल ये WHO के मुताबिक वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग है, मतलब इस पर लगातार निगाह रखी जा रही है। अभी ये कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, ये वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग है। पुराने ओमिक्रॉन जो कि JN1 और BA2 था, वो सबसे ज़्यादा है, ज़्यादातर केसेस में वो निकल रहे हैं, लेकिन नए वेरिएंट भी पाए जा रहे हैं। इस स्टेज में पब्लिक हेल्थ रिस्क कम है। अभी तक तो जो स्थिति है उसमें ऐसा कोई मेजर पैंडेमिक रिस्क नहीं है या महामारी जैसी बात नहीं है। एक मॉडरेट लेवल पे ये पूरा मामला है। तो अब कोरोना नाम सुनते ही हमको मन में अंदर धुक धुक होने लगती है। बहुत कुछ देखा है, झेला है, और कोई नहीं चाहता कि फिर से वही वक्त आए। लेकिन अब अगर कोरोना लौट के आता है तो इसके मायने क्या हैं, और अभी जो मौजूदा ये एक वेव हम देख रहे हैं जिसमें इंडिया में और अब्रॉड भी केसेस हैं, इसके क्या मायने और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर डॉक्टर ईशान गुप्ता, और साथ में है पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट डॉक्टर समीर भाटी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुप्ता, तो मैंने पूरी कहानी बताई थी, 1000 से ज़्यादा केसेस हैं, डेथ भी रिपोर्ट हो रही हैं। दूसरे देशों में भी काफ़ी केसेस है और वहाँ पर भी उनको सीरियसली लिया जा रहा है। अभी आप इसे कितना बड़ा कंसर्न देख रहे हैं? देखिए, डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि केसेस की तादाद डेफिनेटली बढ़ी है। बट जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये कोरोना पहले जैसे कोरोना जैसा नहीं है। जितने भी केसेस हम देख रहे हैं, मोस्टली 95 मोर देन 95% केसेस सारे माइल्ड केसेस ही हैं, जो कि एक जस्ट फ्लू जैसे ही सिम्टम्स के साथ हमारे साथ पेशेंट आ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि फीवर नॉर्मल फ्लू में जैसे 2-3 दिन में उतर जाता है, इस बार फीवर 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज तक भी रह रहा है। बट डिस्पाइट दिस, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ही इसमें सिवियरिटी देख रहे हैं कि इसमें पेशेंट्स का कोई सांस फूल रहा हो या ऑक्सीजन ड्रॉप कर रहे हो। ऐसे केसेस बहुत ही कम है। तो मेरे हिसाब से अभी हमें इसको, कोरोना को लेके बहुत ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली ये कहते हुए हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सावधानियां जो हम कोविड एरा में हम लेते थे वो हमें शुरू कर देनी चाहिए। जैसे मास्क पहनना, हैंड हाइजीन है, ये सारी चीजें हमें अपनी प्रैक्टिस में ले आनी चाहिए, ताकि अगर जो ये वायरस कोई गंभीर रूप लेता है तो उससे लड़ने के लिए हम पहले से ही रेडी रहे। हम्म। समीर साहब, ठीक है, ये मैं डॉक्टर गुप्ता इस पे और चीज़ें आपसे समझता हूँ। मेनली अभी
केसेस हैं वो सभी बड़े शहरों से है या राज्यों से, उन्हीं राज्यों से फिर से दोबारा, जैसे केरल का नाम आ गया, महाराष्ट्र का नाम आ गया, दिल्ली का नाम आ गया। मतलब जो पहले हमारे अनुभव है कि जब केसेस बढ़ते हैं तो कहाँ से बढ़ते हैं, इस बार भी पैटर्न बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। इसके क्या रीज़न है? और 1000 केसेस अभी ऑन रिकॉर्ड हैं, तो हमें लगता है कि ये मल्टीप्लाई बाय 10 भी कर दें तो कोई खास बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए ग्लोबली पैटर्न अगर हम देखें, क्योंकि 2022 से जैसे जो कोविड का वेरिएंट है वो माइल्ड होना शुरू हो गया था। मतलब 2022 के अंदर आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था, और ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही फिर अभी तक अगर देख रहे हैं 2025 तक, तो सब वेरिएंट और सब लीनिएजेस चले आ रहे हैं। 2022 में जैसा हमने देखा कि ओमिक्रॉन डिटेक्ट हुआ, उसके बाद 22 में भी ओमिक्रॉन के सभी तरह के सब वेरिएंट देखे गए। 23 के अंदर हमने देखा तो बहुत ज्यादा इतनी म्यूटेशंस नहीं देखी गई, माइल्ड म्यूटेशन। 24 में देखें तो 24 के एंड में हमने JN.1 को डिटेक्ट किया, और उसके बाद 24 में भी पूरा आपका JN.1 ही ग्लोबली देखा गया। उसी के ही हल्के फुल्के म्यूटेशंस हुए, उसी के ही फर्दर सब लीनिएजेस देखे गए। और अभी 25 में भी देखें तो JN.1 ही ग्लोबली अगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हम देखें तो JN.1 का ही कंट्रीब्यूशन देखा गया है। फर्दर फिलहाल अभी जैसा हम देख रहे हैं, आपने भी रिपोर्ट में दिखाया है कि JN.1 के अंदर भी फर्दर दोबारा से म्यूटेशन हुई है, जिसके अंदर अभी फिलहाल जो भारत के अंदर भी जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान जो वेरिएंट डिटेक्ट हुए हैं, जिनको वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग कहा गया है। पर ग्लोबल पैटर्न जैसे पिछले 2 साल से देख रहे हैं वही सेम है, और भारत में भी उसी तरह से पहले हमारा शुरू होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज से कोविड के केस स्पाइक होना। मतलब हम इसको वेव नहीं कहते, कि केसेस में सर्ज होना शुरू होता है जहां पर ट्रेवलिंग ज्यादा होती है और जहां पर मॉनिटरिंग ज्यादा होती है, जैसे केरल में देखें या महाराष्ट्र में देखें। और उसके बाद फिर नॉर्थ इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि स्पाइक होना शुरू होता है। पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है, फिर टीयर 2 सिटीज के अंदर होता है, और उसके बाद टीयर 3 सिटीज के अंदर होना शुरू होता है। तो लगभग पैटर्न उसी तरह का है जैसा देख रहे हैं, क्योंकि वेरिएंट के अंदर जो बदलाव बार बार देख रहे हैं वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के अंदर ही बदलाव हो रहे हैं। और ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जितना हम जानते हैं, जैसे JN.1 तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट रहा है, बाकी अभी वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग रहा है। इन दोनों वेरिएंट में अगर हम देखें तो इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, मतलब ये संक्रामक ज्यादा है। और दूसरा, इनके बारे में ये बताया गया है कि भाई ये उतने फैटल नहीं है। तीसरा, इनके बारे में हम ये जानते हैं कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही कर रहे हैं, लंग्स तक नहीं पहुंच रहे, तो उतने फैटल नहीं हो रहे। और चौथा, इनके बारे में ये जानते हैं कि ये आपकी वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है उसको इवेड कर सकता है, आपको संक्रमण दोबारा दे सकता है, री इन्फेक्शन भी कर सकता है। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जाने हैं ओमिक्रॉन के जितने भी तरह के वेरिएंट के, वही फिलहाल अभी जो वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में भी सेम थ्योरी अप्लाई हो रही है। जी डॉक्टर गुप्ता, तो वैक्सीन की बात आ गई। अब ये भी मैं कहीं देख सुन रहा था कि फिर से एडवाइजरी आई है कि जो लोग कोमॉर्बिड हैं उनको बूस्टर डोज लगाए जाएं, लेकिन हम सब ने ही वैक्सीन ले रखी एक वक्त में और उसके बाद तो बात ख़त्म हो गई। क्या जैसे और भी चीज़ों की पीरियोडिक वैक्सीन लगती हैं, इन्फ्लुएंजा वगैरह की, क्या वैसी कोविड की भी वैक्सीन अब अवेलेबल हैं मार्केट में? तो कुल मिला के अगर वैक्सीन का, क्योंकि ये सबसे पहले पब्लिक के मन में सवाल आता है कि भाई अगर फिर से आ रहा है तो क्या वैक्सीन है, अवेलेबल है, लगवा लें, बूस्टर ले लें, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, कौन सी लेना है, वैक्सीन के ऊपर क्या राय रहेगी आपकी? डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। बेसिकली वैक्सीन जब हमने डेवलप भी की थी उसका मेन पर्पस ये था कि हम वैक्सीन का एम ये नहीं होता कि आपको बीमारी ना हो। वैक्सीन का मेन जो वायरल वैक्सीन हैं, जो वायरल बीमारियां हैं, उनका मेनली एम हमारा ये रहता है कि डिजीज सिवियरिटी कम हो उससे। क्योंकि जो मोर्टेलिटी हम देख रहे थे फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, उसके मद्देनजर रखते हुए ही वैक्सीन बनाई गई थी कि इसकी हम सिवियरिटी कम कर पाए बीमारी की। अब वाले वेरिएंट्स में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये तो ऑलरेडी बहुत माइल्ड है। तो जो वैक्सीन जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, कोविशील्ड ले लो, कोवैक्सीन ले लो, ये हमेशा, इसमें भी आप पढ़ेंगे तो वैक्सीन में यही लिखा गया, तो यही क्लेम करते हैं कि ये डिजीज की सिवियरिटी को कम कर देंगी। बट ऐसा नहीं है कि आपको कोविड या ना ही हो, ये उससे आपका बहुत अच्छे से आपको प्रिवेंट नहीं करती है। तो अगर जो आपको माइल्ड बीमारी ही हो रही है इस वायरस से भी, तो उस केसेस में वैक्सीन का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहेगा। इसीलिए जो अभी भी एडवाइजरी आई है वो यही आई है कि जो पेशेंट को, जिनको कॉमॉर्बिडिटी है, कॉमॉर्बिडिटी मींस जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं,
जिनको क्रॉनिक लीवर फेलियर की प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनकी इम्यूनिटी बाकी पॉपुलेशन से कम रहती है। तो एटलीस्ट वो लोग इस वैक्सीन को ले सकते हैं ताकि उनमें वो बीमारी सीवियर ना हो। लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि उनमें भी ये कितनी इफेक्टिव होगी ये बहुत ही डाउटफुल होगा, क्योंकि जैसे कि हम पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि जो ये वाले नए वेरिएंट है ये वैक्सीन को भी इवेड कर रहे हैं। बट हाँ, डेफिनेटली जिनकी इम्यूनिटी सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड है वो फिर भी एक बूस्टर शॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो भाटी साहब, इस समय क्या वैक्सीन अवेलेबल हैं मार्केट में? क्या जो जो वैक्सीन आई थी कोरोना के टाइम में, चाहे कोविशील्ड हो या दूसरी वैक्सीन हो, क्या अभी इस समय अवेलेबल हैं अगर किसी को चाहिए या किसी को बूस्टर लेना हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे वैक्सीन हम लोगों ने तो पहले 2020 में ही ले ली थी, अधिकतर लोगों ने 21 के अंदर फिर ली, दूसरी आपका कोवैक्सीन वगैरह आई। उसके बाद फिर जैसे सरकार की तरफ से एडवाइजरी आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि आपको प्रिकॉशनरी डोज भी लेनी है, तो उसमें और भी कुछ ऑप्शंस आए जिसमें कोर्बावैक्स आया। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी वैक्सीन सबको लगी थी वो आपका कोविशील्ड लगी थी, पर उसके बाद हमारे पास कोर्बावैक्स भी एज अ बूस्टर डोज अवेलेबल थी। तो अभी फिलहाल मार्केट के अंदर कोविशील्ड भी अवेलेबल है, कोर्बावैक्स भी अवेलेबल है। तो जिन्होंने कोविशील्ड ले रखी, क्योंकि अधिकतर लोगों ने तो कोविशील्ड ले रखी है, तो एज अ बूस्टर कोर्बावैक्स भी ले सकते हैं। और फिलहाल जैसे अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात यह है कि जैसा हम JN.1 की बात कर रहे हैं, पर जो हमारी कोर्बावैक्स थी या फिर जो हमारी इनिशियली वैक्सीन कोविशील्ड भी रही थी, वो आपकी जो फर्स्ट वेरिएंट हमारा डिटेक्ट हुआ था उसके लिए बनाई गई थी। हाँ, पर यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि वो वैक्सीन हमारे ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट था उसमें भी इफेक्टिव रही थी। इसलिए थर्ड डोज के अंदर भी जिन लोगों ने जो फर्स्ट वाली वैक्सीन ले रखी थी, जिसके 2 डोज ले रखे थे, तो उनको बीमारी की गंभीरता उतनी नहीं हुई थी। तो इस वजह से अभी फिलहाल हम लोगों के पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। कोविशील्ड अवेलेबल है और कोर्बेवैक्स भी अवेलेबल है, कोवैक्सीन भी अवेलेबल है। तो बूस्टर का डोज, पर बूस्टर के लिए जैसे जिस तरह के आगे गाइडलाइंस आए, क्योंकि बूस्टर में अगर ग्लोबली देखें तो फिलहाल अभी जो करंट सर्कुलेटिंग वेरिएंट है उसके हिसाब से ग्लोबली भी वैक्सीन अवेलेबल है। तो अभी मैं समझता हूं कि जिस तरह से अगर एडवाइजरी आती है उसके बाद ही, खास तौर पे जैसे पहले भी हमने जो प्रिकॉशन डोज की बात की थी वो एल्डरली लोगों के लिए और कोमॉर्बिड लोगों के लिए बात की थी। तो अभी इन जनरल पब्लिक के लिए तो मैं समझता हूं बूस्टर की फिलहाल जब तक एडवाइजरी ना आए तब तक जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्पेसिफिक स्ट्रेन के लिए अगर हो तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, एक है वैक्सीन और दूसरी बात है टेस्टिंग। अभी तो देखिए ये जिस तरीके से देश के एक हिस्से में मानसून का ऑनसेट हो गया, मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ मुंबई से, जहाँ तो मानसून वक्त से पहले ही एंट्री ले चुका है। तो जो लोअर हाफ ऑफ इंडिया है वहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, अपर ऑफ इंडिया में भी मौसम ऊपर नीचे है, मतलब कुल मिला के तबीयत खराब करने वाला, सर्दी खांसी बुखार वाला मौसम है। ऐसे में कई लोग बीमार हैं, अब किसको टेस्ट कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए? बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही रहेगा कि जो हमारी टेस्टिंग है उसको हमें स्टैंडर्डाइज करना है, जैसे कि स्वाइन फ्लू के लिए हमने किया था। क्योंकि अब एक तरीके से आप मानिए जो कोविड वैक्सीन, हमारा कोविड इन्फेक्शन है, ये एक एंडेमिक हो गया हमारे इंडिया में। तो इसकी टाइम टू टाइम जो इनकी एंटीजेंस, जो इनकी जीन्स में म्यूटेशंस है, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, वो टाइम टू टाइम होता रहेगा। और हर 3-4 साल में कोई एक मेजर म्यूटेशन आएगी जिससे थोड़ा सा केसेस का नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो वाला जो वेरिएंट होगा वो पहले वेरिएंट से काफी डिफरेंट होगा, जो कि यूजली 2 से 3 साल में किसी भी वायरस में हम चेंजेस देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि टेस्टिंग हम किस केस में करें। टेस्टिंग हमें, जैसे हमने स्वाइन फ्लू में किया था, कि सिर्फ हमें उन्हीं केसेस में करनी है जिनकी सिवियरिटी ज्यादा है, जिनको नॉर्मल फ्लू हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, कफ है, स्नीजिंग है, लो ग्रेड फीवर है, जस्ट 2-3 दिन तक फीवर रहता है उसके बाद सेटल हो जाता है। उन पेशेंट्स में मैं मानता हूँ कि अभी हमें टेस्टिंग नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उससे जस्ट एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी। जिन पेशेंट में मोर देन 3 डेज का फीवर परसिस्ट कर रहा है, 3 दिन के बाद भी तेज बुखार आए जा रहा है, प्लस जिनको सांस लेने में तकलीफ हो गई है, खांसी इतनी ज्यादा है कि वो उनको उस टाइम पे भी दम उनका घुटने लगता है, या फिर कोई बीपी वगैरह लो होने लगता है, या कुछ ऐसा अनयूजुअल सिम्टम जिससे कि पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल हो, सिर्फ उसी केसेस में ही हमें, मुझे लगता है, टेस्टिंग अभी करानी चाहिए, ताकि एक पैनिक की सिचुएशन ना क्रिएट हो। ओके एक और चीज होगी,
डॉक्टर भाटी वो है आइसोलेशन वाली। अब देखिए अगेन अगर हम मान रहे हैं कि कोरोना को लौट के आना ही है, उसके वेरिएंट्स म्यूटेट करते रहेंगे, माइल्ड होते जाएंगे, लेकिन वो सर्दी खांसी बुखार की तरह हमारे बीच में बार बार आता रहेगा। तो अभी जब हमें इन्फ्लुएंजा होता है या दूसरी बीमारियां होती हैं या सीजनल फ्लूज वगैरह होते हैं, तो ऐसा आइसोलेशन जैसी चीज़ में तो हम नहीं जाते। लेकिन क्या कोविड में, या फिर अगर किसी ने टेस्ट करा लिया है और पॉजिटिव निकला है तो, क्योंकि काफ़ी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, या फिर अगर नहीं भी है और उनको आशंका है, तो क्या वो जो आइसोलेशन वाला फॉर्मूला था 4 दिन अलग 3 दिन अलग, वो प्रैक्टिस करना चाहिए अभी? उसमें देखिए दो तरह से हमें इसको देखना जरूरी है। जैसे एक है आपके कोमोर्बिड एल्डरली लोग और एक नॉर्मल हम हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें, तो हेल्दी इंडिविजुअल ज्यादातर स्प्रेड करते हैं, वो उनको इन्फेक्शन दे सकते हैं जो जिनकी इम्यूनिटी पहले से वीक है। और बार बार हम यही बात करते हैं कि जो कोमोर्बिड एल्डरली लोग हैं उनके लिए कोई छोटा सा संक्रमण भी, किसी भी तरह का वायरस, वो उनको ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस वजह से टेस्टिंग के भी दो रीजन है कराने के। देखिए टेस्टिंग का कारण एक तो हमने स्पेसिफिकली हाई रिस्क लोगों के लिए कह दिया कि उन लोगों को अगर फिलहाल जिस समय स्प्रेड हो रहा है, जिस समय स्पाइक हो रहा है, उस समय उनको कोविड टेस्ट एक बार रूल आउट करना जरूरी है। क्योंकि एक हमने टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आया, तो फिर हमारे सैंपल फर्दर जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भी जाते हैं, तो वो सर्विलेंस पर्पस के लिए भी यूज होता है, ताकि ये देखने के लिए, क्योंकि वेरिएंट तो ये नया ही रहा है, ये जानने के लिए इसमें फर्दर कोई म्यूटेशन हुआ है कि नहीं पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए सरकार की तरफ से भी जो दिशा निर्देश आए हैं कि हम पॉजिटिव सैंपल अभी जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए सारे भेजते हैं, ताकि ये देखा जा सके कि किस तरह का उसके अंदर शिफ्ट आया है। दूसरा इसमें यह भी जरूरी है कि जो लॉन्ग कोविड भी जैसा देखा गया है अभी फिलहाल, ओवरऑल अगर केसेस में देखें तो काफी परसेंटेज लॉन्ग कोविड की भी देखी गई थी। तो इस वजह से अगर कोविड का संक्रमण हुआ है तो फर्दर उसको फिर मॉनिटरिंग किया जा सके कि कहीं पेशेंट को लंबे समय तक लॉन्ग कोविड के सिम्टम तो नहीं है। तो ये पर्पस, ये सब देखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिलहाल हम हाई रिस्क लोगों की टेस्टिंग करें, सर्विलेंस के पर्पज से हम टेस्टिंग जरूर करें। जरूर। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक। वेलकम बैक, फिर लौटा कोरोना, और इस पर ही हम बात कर रहे हैं। हमारे दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, तो एक सवाल मेरे मन में यही था कि देखिए कोमॉर्बिड लोग जो होते हैं उनको हर तरीके से दिक्कत होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए जो जो उनके इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। तो क्या कोरोना भी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो डेथ हुई है वो कोमॉर्बिडिटी के कारण हुई है, क्या उनको नॉर्मल सर्दी बुखार होता, क्या और तरह का कोई इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता तब भी वैसा हो जाता, या कोरोना के केस में ये मामला थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है? देखिए डेफिनेटली जो बाकी वायरसेस भी हैं, इवन हम जो स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, इवन एडिनो वायरस की बात करते हैं, या और भी कोई नॉर्मल फ्लूज जो हम इस सीजन में देखते हैं या बरसाती सीजन में देखते हैं, उनमें भी जिन पेशेंट्स को कॉमॉर्बिडिटीज होती है या डायबिटिक होते हैं, उनमें मोर्टेलिटी का रिस्क ज्यादा रहता है। मोर्टेलिटी मीन्स कि उनमें सिवियरिटी एज वेल एज की चांस ऑफ डेथ ज्यादा हाई रहता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पेशेंट। तो इस टाइम पे ये कहना कि इस वाले कोरोना की वजह से ही कोरोना से ज्यादा डाउट है या ज्यादा दिक्कत है, वो मुझे लगता है सही नहीं रहेगा। क्योंकि अभी जस्ट एक या दो ही डेथ रिपोर्ट हुई है, वो भी बहुत ज्यादा उसमें हमें क्लैरिटी नहीं है कि उसमें कोविड की सिवियरिटी कितनी थी, लंग इन्वॉल्वमेंट कितनी सिवियरिटी थी, और एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या था। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिनेटली, लेकिन जो डायबिटिक्स है या अदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर की डेफिनेटली ज्यादा जरूरत है। तभी मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने पहले ये सवाल भी किया था कि आइसोलेशन का भी अभी क्या कुछ रोल रहेगा। तो आइसोलेशन से पहले जो हमें पहले हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग है, या मास्क है, मुझे लगता है इन सब चीजों को हमें अभी प्रैक्टिस में ले आना चाहिए, ताकि हम इन सब चीजों से आगे जो अगर जो सिवियरिटी की तरफ ये बीमारी जाते भी है तो बच पाए। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके क्वेश्चन पे आते हुए कि ये कहना है कि इस कोविड से की वजह से ज्यादा सिवियरिटी एज कम्पेयर टू अदर वायरसेस, ये कहना मुझे लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी हमें टाइम चाहिए। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला कोरोना बाकी वायरसेस से ज्यादा खतरनाक है। ये अभी जितने भी हम केसेस देख रहे हैं वो सारे नॉर्मल वायरसेस जैसे ही हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हाँ, आगे ही कैसे बिहेव करेगा वो अभी हमें अगले आने वाले कुछ टाइम में पता लगेगा। ओके, ठीक है।
इस वक्त भाटी साहब दूसरे देशों से भी काफ़ी खबरें हैं, खासतौर पर सिंगापुर और थाईलैंड और इस तरह के जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ का क्या अपडेट है? क्या वहाँ बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्सप्लोड हो गया है कोरोना का? देखिए इसमें कुछ अगर हम भारत का कंपैरिजन फिलहाल उनसे इस तरह से नहीं कर सकते। एक तो पॉपुलेशन का अगर हम देखें तो यहाँ पर वो थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। सिंगापुर की बात करें, हम थाईलैंड की बात करें तो डेफिनेटली जो एल्डरली पीपल हैं, जैसे वहां पर उन लोगों को ज्यादा उसका इफेक्ट रहा है। पर एक चीज और भी है, अभी जैसे भारत के अंदर अब देखें तो थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई बार जो वायरस का मतलब बिहेव करने का पैटर्न भी वो डिफरेंट हुआ है। फिलहाल जैसा अब हम देखते हैं लैब टेस्टिंग के अंदर भी कि पहले पर्टिकुलरली एक सीजन में हम देखते थे कि स्वाइन फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं, H1N1 के केसेस बढ़ रहे हैं। बट अभी क्योंकि मौसम में इतना ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, कभी बारिश, कभी गर्मी, कभी ह्यूमिडिटी ज्यादा, तो कई बार ये जो मौसम है ये रेस्पिरेटरी वायरस के लिए थोड़ा अनुकूल बन जाता है। और भारत के अंदर जैसा हम पॉपुलेशन भी देखें और थोड़ा क्लोज्ड एरिया में जैसे लोग रहते हैं तो थोड़ा स्प्रेड यहां पर फास्ट होता है। तो इस वजह से कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और जैसा एक और भी चीज जैसा देखते हैं यहां पर हम कि सेल्फ मेडिकेशन भी काफी ज्यादा लोग करते हैं। तो अभी जैसे सावधानी की बात करी तो इस चीज का भी थोड़ा जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपको लक्षण होते हैं तो एक आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, खासतौर पे वायरल इन्फेक्शन के अंदर। और कोमॉर्बिड लोग खासतौर पे अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है, डॉक्टर के संपर्क में तो रहेंगे बट वो मॉनिटरिंग जरूर करें। जैसे आपने आइसोलेशन की बात करी तो कोविड के अंदर खासतौर पे मॉनिटरिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ बातें आई थिंक विशेष तौर पे सबको ध्यान रखने की जरूरत है। क्विकली एक सवाल मैं ले लेता हूं डॉक्टर गुप्ता की, जो मैंने पूछा ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ऐसी कोई भी जगह जहां पर हमें पता है कि कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा है और काफी तेजी से, क्या ट्रैवल करना चाहिए? डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्यों ये अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी इंडिया में वो वायरस किस तरीके से बिहेव करेगा। तो जैसे हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि अभी हमें नहीं पता कि वायरस की सिवियरिटी कितनी रहने वाली है, क्या ये किस तरीके से इंडियन पॉपुलेशन में कैसे एक्ट करेगा। वो तभी हम एक एनालिसिस पे जा पाएंगे जब हमारे पास एक लार्जर डाटा अवेलेबल होगा और ओवर द टाइम हम इसको देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम प्रिकॉशन यही ले सकते हैं कि जो ये कंट्रीज हैं सिंगापुर, चाइना, थाईलैंड, इसमें हम अवॉइड करें ट्रैवलिंग, ताकि हम उसको वायरस को सब कम से कम संक्रमित हो और कम से कम दूसरों को भी हम उससे फैलाएं। क्योंकि इंडिया ठीक में है जी, एल्डरली पॉपुलेशन का भी काफी अच्छा नंबर है जिनमें कॉमॉर्बिडिटीज भी बहुत ज्यादा है। उनमें ये बिल्कुल। वायरस कैसा बिहेव करेगा वो टाइम आने पे ही हमें पता लगेगा। तो एक बात तो साफ है कि कोरोना लौटा है, लेकिन ऐसा बड़ा पैनिक नहीं है, ऐसी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको लगे कि क्या कर लिया जाए और क्या ना किया जाए। हाँ, प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या कोमॉर्बिड लोग हैं जिनको किसी प्रकार का कोई हेल्थ इशू है मेजर, उनके लिए ज़रूर घातक है। डेथ भी उन्हीं तरह के मरीजों में रिकॉर्ड की जा रही है। तो देखिए, कोरोना आया है, फ़िलहाल के लिए तो ऑन स्टैंड बाई टाइप की चीज़ है कि भाई आप कॉज ऑफ कंसर्न है, लेकिन अभी कोई ऐसा बड़ा मेजर मॉनिटरिंग है, कॉज ऑफ कंसर्न में अभी नहीं गया है। लेकिन पिछली बार इसने क्या किया था हम सब जानते हैं। तो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे। तो थोड़ा हेल्थ हाइजीन, थोड़ा मास्क वगैरह, ये सब चीज़ें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना, बेवजह में ऐसी जगह ट्रैवल करना जहाँ पर अभी शायद बहुत ज़्यादा केसेस हों, अवॉइड किया जा सकता है। बाकी डे टू डे में आप क्लीन रहें, अपने आसपास को भी थोड़ा सा ध्यान दें और उनको भी अवेयर करें इस चीज़ के बारे में। तो यही सबसे बड़ा बचाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।